चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जिसको किसी भी स्टेट के लोग भर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पे इस कोर्स को कंप्लीट रूप से यहाँ पर पढ़ा रहा है। उसी के अंतर्गत मैंने आज ये क्लास आपके सामने रखी हुई है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 10th यूनिट पे बात करेंगे, है ना। 10th यूनिट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो ये हमारा एक एफएसओ का बैच है जिसको आप देख सकते हैं किस तरीके से बैच है। ये सिलेबस है। सबसे पहला काम, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, कोई भी एग्जाम, ये एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम है या दुनिया में कोई भी काम करना, तो एक प्लानिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? प्लानिंग। और किसी भी एग्जाम को निकालने की जो सबसे पहली प्लानिंग होती है, फर्स्ट प्लानिंग होती है, वो होता है उसका सिलेबस। तो ये सिलेबस है। मैं इस पर भी टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं आज आपको अंदर बहुत सारी चीजों को बताऊंगा। तो जैसा कि फर्स्ट यूनिट हमारे यहाँ चल रही हुई है, सेकंड यूनिट शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैं, आरती मैम आपको ये सब पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? थर्ड यूनिट मैं, आरती मैम, अजय सर। और फोर्थ यूनिट ये भी स्टार्ट हो चुकी है। एग्रीकल्चर वाली फिफ्थ सिक्स सेवंथ यूनिट सौदान सर और डी के तिवारी सर, हाँ डी के तिवारी सर इसको पढ़ा रहे हैं। और 8th यूनिट भी बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट होने वाली है। और 10th यूनिट पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात, परीक्षा पोर्टल के पास विभिन्न एग्जामों का एक अनुभव। आईटीआई प्रिंसिपल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन, आईटीआई प्रिंसिपल की क्यों मैं बात कर रहा हूं, उसका पेपर का जो पैटर्न था सेम एफएसओ जैसा पैटर्न था। कैसा था? एफएसओ जैसा। एफएसओ में जैसे 450 नंबर का एक सिलेबस है, 50 नंबर का इंटरव्यू, वो आईटीआई प्रिंसिपल में था। 50 क्वेश्चन एमपीजी के थे, 150 नंबर के, 100 सब्जेक्टिव थे, सेम वही है। क्लियर है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये पूरा आईटीआई प्रिंसिपल जैसा ही पूरा एक पैटर्न है। और सबसे ज्यादा प्रिंसिपल, आईटीआई प्रिंसिपल जो बनेंगे वो परीक्षा पोर्टल से बनेंगे, उनके इंटरव्यू हो चुके, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। क्योंकि लगभग 800 लोगों के इंटरव्यू कॉल आए, जिनमें 350 लोग हमसे ही पढ़ के इंटरव्यू निकाले हैं। और 150 लोग लगभग वो हैं जिन्होंने हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 10th यूनिट पे बात करते हैं। आप हमारी सभी यूनिट के वीडियो देख सकते हैं, जिनमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं FSSAI, कोडेक्स एलिमेंट्रियस, खाद्य मिलावट, क्लियर है, भारमाप अधिनियम और इनसे संबंधित क्रियाएं और दस्तावेजीकरण और अभिलेख, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं FSSAI के बारे में। इसके बारे में समझ लेते हैं संक्षिप्त में, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम। संक्षिप्त में इसका क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या यहाँ पर ये बोलता है, क्या यहाँ पर ये आपको देखना है। चलिए, क्लियर दिख रहा है आप सभी को? उम्मीद है कि दिख रहा होगा। चलिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। देखिए, सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या है, जिनको अभी सिलेबस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पूरा ब्लैंक ब्लैंक है, वो लोग पहला काम कर लें, एफएसएसआई के बारे में काम करना शुरू कर लें। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सबसे पहले आप लोग ये देख लें, है ना, ये इसको पढ़ना शुरू कर दें। ये एक्ट है वो 2006 का एक्ट है, लेकिन जो सितंबर 2008 से एप्लीकेबल हुआ है, और इसमें जो नियम है वो 2011 में आए हैं। वो पूरे नियम पढ़ने हैं, इसकी पूरी धाराएं पढ़नी है आपको, क्योंकि मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, है ना। एक स्टैचुरी बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है स्टैचुरी। यहाँ पर आपको देखना है सांविधिक बॉडी है, कोई भी संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसको FSSAI एक्ट कहते हैं, इसके तहत इसकी स्थापना हुई है। हिंदी में बोलूं तो एक वैधानिक निकाय है। क्लियर है? क्या एक वैधानिक निकाय है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर देख लेना है। तो अभी तक आपने क्या देखा, FSSAI जो है वो 2006 का एक्ट है, 2008 सितंबर में लागू हुआ। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री जो है आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। ये सब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है FSI के बारे में क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, FSI से रिलेटेड क्या क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, वो आपको यहाँ पर सब देखते हुए काम करना है। एक मिनट, चलिए, उम्मीद है कि अब आपको पूरा दिख रहा होगा। चलिए, ये क्यों आया, तो ये पेपर आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं ले जाना है। जैसा कि यहाँ पे स्लाइड पे दिया गया, आपको मेन कीवर्ड निकालने हैं। कीवर्ड मतलब ये मेन चीज क्या करता है, ये आपके भोजन के लिए वैज्ञानिक आधारित खाद्य मानकों का निर्धारण करता है। ये आपको यहाँ पर देखना है। बिक्री और आयात, आयात में मैं आपको बता दूंगा, आयात में आपको क्या क्या पढ़ना है। आयात में आपको क्या क्या पढ़ना है, आयात में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आयात में कौन कौन से नियम है, आयात के लाइसेंस कौन कौन से हैं,
आयात के नियम क्या है, आयात इंपोर्ट रूल कौन से इंडिया में, ये सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन आपको पढ़ना है। इंपोर्ट रूल कौन पढ़ाएगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा, परीक्षा पोर्टल पढ़ाएगा। इंपोर्ट के रूल कौन से हैं, मान लीजिए आप विदेश से कोई खाद्य वस्तु का इंपोर्ट कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट का, खाद्य वस्तु का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन से नियम लगेंगे, कितने रुपए तक के आयात में क्या क्या चीजें होंगी, कितने रुपए का आयात किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से नॉर्म्स होते हैं, चेक होते हैं। क्या सर इंपोर्ट का कोई लाइसेंस होता है, होता है सर, ये सिलेबस में नहीं लिखा लेकिन पढ़ना दोस्तों। ये एफएसओ का पेपर निकालना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। एफएसओ का पेपर सटीक रणनीति से ही निकलेगा। सटीक रणनीति से पहले जरूरी है कि सर हम पढ़ तो लेंगे, हम सब पढ़ लेंगे क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ रखा है और पढ़ने की इच्छा है, पेपर निकालना है, लेकिन क्या पढ़ना है ये कौन बताएगा, ये परीक्षा पोर्टल बताएगा आपको। क्लियर है, चलिए अभी देखिए, अभी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से कौन कौन से लाइसेंस होते हैं, खाद्य निर्धारक मानक करता है। तो ये सब चीज से समझ में आ रही है, सिलेबस पे नहीं जाना, सिलेबस पे जाओगे ना उसमें तो लिख दिया FSSAI, हो गया उनकी बात खत्म। सिलेबस में एक शब्द लिखा, वो एक शब्द अपने आप में कई बहुत बड़ी मीनिंग निकाल रहा है। FSSAI जो एक्ट आया हुआ है, लगभग 8 एक्टों को समाप्त करके उस एक्ट को लाया गया। वो 8 एक्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, जी हाँ, वो सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और कौन बताएगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले देखिए, हम आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, अगर आप FSSAI पढ़ रहे हो, FSSAI एक्ट पढ़ रहे हो, 2006 का एक्ट है, याद हो चुका होगा आपके मेरे साथ, और ये सितंबर 2008 में लागू हुआ, ये भी आपको याद हो चुका है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 22 सदस्य होते हैं। इसकी संरचना, एक अध्यक्ष और 22 सदस्य, ये बिल्कुल आसान चीज है ना। FSSAI कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, 22 मेंबर्स एंड 1/3 ऑफ वुमेन। इनमें से ही 1/3 महिला होती है। क्या होती है, महिलाएं होती है। मतलब 1/3 का मतलब है 8 महिलाएं, कम से कम 8, 7 होते तो 21 में हो जाता, 22 है तो इसलिए एक बढ़ा लेते हम। 1/3 महिला होना चाहिए। नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब वो चीजें जो आप आराम से देख सकते हैं। इसमें मानक स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक समिति है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है ना, यहाँ पर साइंटिफिक कमेटी भी है, प्रवर्तन एजेंसी के समन्वय में केंद्रीय सलाहकार समिति। कौन कौन सी समिति होती है, बिल्कुल यहाँ पर आता है सर। हम जब इस एक्ट को पढ़ेंगे तो हमें इसके अंदर की समितियां पढ़नी है क्या, हाँ बिल्कुल पढ़नी है। इसके अंतर्गत जितनी भी समितियां आती हैं सारी समितियां पढ़नी है। सलाहकारी समिति, समन्वयकारी समिति, वैज्ञानिक समिति, है ना, कोई भी समितियां होंगी, क्योंकि जब भी कोई नया मामला आएगा उसके लिए कमेटी के पास वो जाएगा, तो इस सारी समितियां पढ़नी है। इन पर क्वेश्चन जरूर आएंगे FSO में, ठीक है। तो ये वो वाला ऐसा ही नहीं जो नॉर्मल पढ़ते हैं। इसके कार्य देख लेंगे हम। खाद्य सुरक्षा के मानक दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों को निर्धारण करना। यहाँ पर ये क्या करता है, रूल डिटरमाइन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन ऑफ फूड सेफ्टी। खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और खाद्य व्यवसायों के लिए प्रमाणन प्रदान करना। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन। सर ये सर्टिफिकेशन में कुछ पढ़ना पड़ेगा कि, हाँ देखिए जितने भी व्यवसाय हैं उन सभी को यहाँ पर सर्टिफिकेशन दिया जाता है, उनको यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिलता है। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, प्रमाण पत्र कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, कैसे दिया जाता है, क्या करना होता है, तो ये पूरा प्रमाण पत्र होता है। क्या कैटेगरी होती है, यहाँ पर आपको देखना होगा, क्वेश्चन आएंगे कि कोई डेयरी इंडस्ट्री है, 500 मिलियन मिल्क का डेली, प्रतिदिन या वर्ष में खरीदती, बेचती है, प्रोसेसिंग करती है, उसको कौन सा लाइसेंस देना होगा, कितने लाइसेंसिंग फीस होगी। तो सारी लाइसेंसिंग फीस, सर इसको कैसे पढ़ेंगे, मैं आप सभी को बताता हूं मित्रों। लाइसेंसिंग फीस जो आपको पढ़नी है उसकी पूरी टेबल पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको, टेबल। क्या पढ़नी है आपको, पूरी टेबल। लाइसेंसिंग फीस की क्या पढ़नी है आपको, पूरी की पूरी टेबल पढ़नी है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी टेबलें पढ़नी है। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता रहा था, ये दिशा निर्देश जारी करता है, खाद्य से संबंधित दिशा निर्देश जारी करता है। और लाइसेंस, लाइसेंस में हम लोग बात करेंगे, व्यवसाय के लिए प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट,
कौन सा लाइसेंस किसको लेना होगा, कौन सा लाइसेंस छोटे, वैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, छोटी सी दुकान है, उसकी छोटी सी गुमटी है, छोटी सी दुकान है, उसमें खाने पीने की टॉफी बिस्किट बेच रहा है, उसको कौन सा लाइसेंस लेना होगा? सर 100 रुपए का लाइसेंस चल जाएगा क्या? कोई बड़ी दुकान है, नाश्ता पानी की दुकान है, कोई बड़ी होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई रिसोर्ट है, उसको कौन सा लाइसेंस होना पड़ेगा? कोई डेयरी इंडस्ट्री है, कोई किसी की छोटी डेयरी है, बड़ी डेयरी है, कोई व्यक्ति सिर्फ दूध लाकर बेचता है, उसके लिए क्या होगा? हमें इन सब पे बात करनी पड़ेगी। सर इन सब के लिए थ्योरी पढ़ेंगे क्या? नहीं। याद रखना, कई सारे लोग आपको क्या करेंगे, एफएसएसओ के इसके नाम पर, एफएसओ के नाम पर मेंस पढ़ाने लगेंगे। मेंस नहीं पढ़ना, क्योंकि आंसर राइटिंग नहीं है वहां पर, ऑब्जेक्टिव मेन आपको फैक्ट देखने हैं। खाद्य व्यवसाय में प्रयोगशालाओं के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश निर्धारित करना, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। नीतियों के निर्धारण में सरकार को सुझाव देना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जब भी फूड से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनेगी, उसमें सरकार को सजेशन दे सकते हैं, सजेशन टू द गवर्नमेंट है ना, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। और लास्ट अगर हम यहाँ पर एक और काम देखें इसका, आइडेंटिफाइंग इमर्जिंग रिस्क इन फूड प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग रैपिड अलर्ट सिस्टम, एक चेतावनी प्रणाली की शुरुआत करना जो जोखिमों की क्या कर सके, पहचान कर सके, ये करना। देश भर में खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी के बारे में एक नेटवर्क बनाना। क्या बनाना? एक फूड सेफ्टी को लेकर नेटवर्क बनाना, ये सब इसके काम है। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ, ये एफएसआई है, इसका आप लोगो, मोनो, कलर सब कुछ देख सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको देखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस तरीके से काम करता है। सर ये जो एक्ट है उन पर लगता है, जो कुछ चीज बेचते हैं बनाते हैं उन पर भी लगता है, जो भंडारण करते हैं उन पर भी लगता है, बिक्री विक्रय आयात इन सभी पर लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा, खाद्य एफएसआई एक्ट उत्पादन पर लगता है, बिल्कुल लगता है, भंडारण पर, वितरण पर, बिक्री और आयात की व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए लगता है। चलिए मैंने पहले ही बोला था, इंडिया में जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट नहीं आया था तब कई सारे एक्ट चलते थे, मतलब 2006 के पहले वो सारे एक्ट बंद हो गए, और उनके जितने भी कर्मचारी थे मध्य प्रदेश सरकार के और सेंट्रल के, सारे इसी में कन्वर्ट हो गए। मतलब जितने भी पहले फूड वाले अधिकारी थे वो पहले इन डिपार्टमेंटों में काम करते थे। जैसे ही एफएसएसए एक्ट आया, सारे कर्मचारी ऑटोमेटिकली उसमें आ चुके हैं। क्लियर है? सेंट्रल में चलेगा स्टेट में। सर एफएसओ के बारे में सेंट्रल की क्या भूमिका है, स्टेट की क्या भूमिका है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, भारत में एफएसएसए जो एक्ट है 2006 में आया, जो कि सितंबर 2008 से लागू है, बिल्कुल है। इसमें 22 सदस्य, एक अध्यक्ष, जिनमें 1/3 महिला है, ये हमारे लागू हो गए। तो सर इससे पहले क्या था? इससे पहले जो एक्ट थे वो अब है क्या? नहीं। इससे पहले, मतलब कहने का मतलब है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट आने के बाद कई सारे एक्ट खत्म हो गए। कौन कौन से एक्ट खत्म हो गए? सबसे पहले इसका नाम है पीएफए, मैं इसको पीएफए बोलता हूं। याद रखना, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पूरा पड़ेगा। ये खत्म हो गया, लेकिन इसके क्वेश्चन आज भी ज्वलंत है, मुद्दा आज भी ज्वलंत है। तो द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये हमें पूरा पढ़ना है। सर इसमें क्या होता है? खाद्य अपमिश्रण, अपमिश्रण सुना है? दूध में निरमा मिलाना, ये एक्ट लग जाएगा। दूध में निरमा, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना, एक्ट लग जाएगा। खसखस में रजगिरा मिलाना, एक्ट लग जाएगा। क्या धारा लगेंगी, कितना जुर्माना होगा, सबके बारे में। कुल मिला के आप लोग कहीं से भी पढ़ें, खुद से पढ़ें, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बिल्कुल पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ लें आप। ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो सेल्फ स्टडी का सोच रहे हैं, वो इसको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ लें। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अभी पढ़ लें, पूरा याद कर लें, कितनी धाराएं क्या है, कैसा एक्ट था। ये खत्म हो गया, अब ये नहीं चलता। इसकी जगह 2006 से एफएसआई एक्ट, जो कि 2008 से लागू हो चुका है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। आप प्रीवियस किसी भी स्टेट का एफएसओ का पेपर उठा के देख ले, उसने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन पीएफए से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। चलिए, तो पीएफए एक्ट कब का है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, सभी लोग बताएंगे कब का है? 1954 का है। नेक्स्ट, द फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 है। फल उत्पाद आदेश 1955 है। 1955 फल के लिए। आप कहेंगे सर फल में, हाँ आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में एक आम है अल्फांसो आम, अल्फांसो, जिसको हम हापुस आम कहते हैं। बहुत ही खास आम होता है, बहुत बड़ा आम होता है, एक ही आम 1-1, 2-2 किलो का होता है, 8,000 रुपए किलो आम होता है, सब विदेश में जाता है। विदेश में उस पर रोक लगा दी, बोलेगा कि भारत ने इसमें कीड़े डाले हैं, उसको अल्फांसो हापुस आम कहते हैं। क्लियर है? फल उत्पाद आदेश फलों को लेकर लगता है। इंडिया में जो फल बिकते हैं तो 1955 का।
फिर इसके बाद आपका था मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, ये पूरा पढ़ना, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, ताकि आपको पता चल जाए मांस में क्या चीज मिला सकते हैं, कौन सा मांस बेच सकते हैं। 1973 का एक्ट है। इसके बाद आपका द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट है, तेल वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण अधिनियम 1947 का, वनस्पति, ये सारे एक्ट पढ़ने हैं, सारे एक्ट पढ़ने हैं आपको, क्लियर है। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, नेक्स्ट ईडेबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998, ये आपको यहां पर पढ़ना है। ईडेबल ऑयल है ना, इसको खाद्य तेल पैकेजिंग, ये पैकेजिंग का है, दोनों में अंतर भी है, ये वाला पैकेजिंग का है, वो तेल का था। पैकेजिंग के लिए क्या नियम है, क्लियर है। आपको पता होगा हमारे यहाँ जो तेल होता है लीटर में आता है, किलो में नहीं आता, कम आता है। 1 लीटर तेल लोगे तो 900 ग्राम मिलता है आपको, उसके लिए क्या पैकेजिंग है, पैकेजिंग कैसी होगी, किस तरीके से होगी। इसके बाद अगला एक्ट है आपका द विलायक निकला हुआ तेल रहित भोजन और खाद्य आटा नियंत्रण अधिनियम 1900, नियंत्रण आदेश है, एक आदेश है 1967 का है, क्लियर है। तो ये एक्ट पढ़ना आपको। दूध और दूध उत्पाद आदेश है, दूध के लिए 1992 सबसे आईएमपी है, सिलेबस की पूरी एक यूनिट है इसके इर्द गिर्द। हालांकि ये बंद हो चुका है, इसकी जगह एफएसआई एक्ट आ गया, लेकिन सारे प्रावधान यही है जो यहाँ पर लागू थे। इसलिए अगर आप इनको पढ़ोगे तो आप एफएसआई एक्ट को अच्छे से समझ सकते हो, अदरवाइज आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, जिन्होंने पेपर निकाला हुआ है, कई दूसरे राज्यों के ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ हमसे पढ़ के सिलेक्ट हुए, आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले बेसिक चीज हमने इस पे काम किया। आवश्यक वस्तु अधिनियम, सर आवश्यक वस्तु क्या होती है, एसेंशियल कमोडिटी, ये वो वस्तु होती है जो अनिवार्य होती है, जैसे दूध, दूध भी इसमें आता है। दूध को हमारे देश में आवश्यक वस्तु रखा गया, और अभी सरकार ने आलू प्याज को भी इसमें रखने की बात की है, प्याज को भी कर दिया। मतलब इस दूध को, दूध की कभी भी कर्फ्यू में, हड़ताल में उसकी आवागमन या किसी भी स्तर पर उसको रोका नहीं। कोरोना में भी दूध को नहीं रोका गया, कोरोना में दूध का सप्लाई जारी रहा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है खाद्य पदार्थों के संबंध में। तो 4 है ये और 4 वो, ऐसे 8 एक्ट पूरे के पूरे आपको पढ़ने हैं, पूरे के पूरे पढ़ने हैं, तब आपका एफएसआई एक्ट कंप्लीट होगा। तो पहले मैंने आपको बेसिक बताया, बेसिक क्या बताया, सर एफएसआई एक्ट पढ़ लेंगे तो क्या हमारा पेपर निकल जाएगा। एफएसआई एक्ट पढ़ना है आपको, 2006 का एक्ट पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आप 8 एक्ट है जो, या ऑर्डर बोल सकते हैं आप इनको, आदेश बोल सकते हैं, पहले आप इनको पढ़ लें, जिनमें दूध का है, फल का है, तेल का है, तेल की पैकेजिंग का है, या फिर तेल निकले हुए बचे हुए पदार्थ का है। तो इन सबको आप पढ़ लें तो आपका ये ठीक तरीके से हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पीएफए है, पीएफए पूरा पढ़ना है, तो ये आराम से आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप नेट पे निकाल के इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये आप देख सकते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, ये 2008 में बना हुआ है, कंसिस्टेंसी स्टैब्लिश 2008, बट ये जो वर्क है ना 2011 से करता है। 2008 में कुछ चीजें लागू हो गई थी, इसकी कौन सी हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को जब बना, 26 नवंबर 19, तो कुछ चीजें लागू हो चुकी, जैसे सिटीजनशिप, राष्ट्रपति, ये सब। बाकी सब कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ऐसे यहाँ पर 2008 में कुछ चीजें आ चुकी थी, उसको भी देखेंगे, लेकिन ये पूरे तरीके से प्रभावी काम इसका शुरू हुआ 2011 से। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं, एफएसआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है, और एक प्रकार की निगमित बॉडी है। चलिए, इसकी कुछ विशेषताएं देख सकते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर प्रीसेप्चुअल सेशन, शाश्वत है, कॉमन सील है, इसकी एक सार्वग्राही सरमुद्रा है जो जिस पर लग जाएगी वो चीज मानी जाएगी कि एफएसओ के अंडर है, क्लियर है। किसी भी संपत्ति को अर्जित करना, पावर टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी, अर्जित करना, धारण करना और बैन की शक्ति है। अनुबंध कर सकते हैं, कैन डू कॉन्ट्रैक्ट, कैन स्यू ऑल्सो कैन बी स्यूड, मुकदमा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में छापा मारा तो उस फैक्ट्री के ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं, उन पर केस चला सकते हैं, उसको अनुबंध कर सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं, उसकी संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं, मशीनों को जब्त कर सकते हैं। ये सब इनके पास पावर है, ये सब आपको देखना है। लेकिन ये हम सेक्शन से पढ़ेंगे, हम जब इसको पढ़ेंगे एफएसआई एक्ट, इसमें कितने अध्याय, कितनी धाराएं, पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि सेक्शन 5 में इसका कंपोजिशन है ना, इसमें वन चेयरपर्सन है, जो अभी वर्तमान में कौन है आपको देखना पड़ेगा, और जो मेंबर है 22 है, इनमें 1/3 फीमेल होंगी। चलिए, अब सदस्य कहां से आते हैं, सर इसमें 22 सदस्य आपने बताया, बिल्कुल मैंने बताया, वहां पर इतना आसान नहीं पूछता। ये आपका जो पेपर है, ये थोड़ा ठीक पेपर है, ठीक लेवल का पेपर है, इसके क्वेश्चन थोड़े ठीक आते हैं। तो वो पूछेगा इसमें कहां से कितने लोग आते हैं, तो ये टेबल देखना आपको। जब आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी,
इसलिए आप इसकी टेबल देखेंगे, केंद्र सरकार के इसमें 7 प्रतिनिधि हैं, कितने हैं? सेंट्रल के 7 प्रतिनिधि, राज्य सरकार के 2 प्रतिनिधि हैं, और ये किस क्षेत्र से आएंगे, ये सब क्वेश्चन है। उपभोक्ता हित समूह के 2, खाद्य व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े 4 प्रतिनिधि हैं, है ना, 4 मेंबर यहां से आ गए। अनुसंधान जो रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनसे 3 आते हैं, और जो आपके स्वतंत्र विशेषज्ञ वैज्ञानिक के 4 आते हैं। एक बार सभी लोग देख लेंगे, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे क्या क्या है यहाँ पर। हमारी ये जो क्लास है बायलिंगुअल है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नोट्स आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, और इवन मैं तो कहूंगा हिंदी वालों को भी वो भी इंग्लिश में ही पढ़े, तभी वहां पर आप अच्छे से कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि कई वर्ड ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग, तो ये सेक्शन 6 में है, धारा 6 में है। पहले 5 में इसकी संरचना, इसका कंपोजिशन दे दिया था, इसमें एक अध्यक्ष 22 सदस्य थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया। अब यहाँ पर सेक्शन 6 है, तो जितने भी सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयरमैन, मेंबर, है ना, मेंबर, सेक्रेटरी से कितने, कैबिनेट सेक्रेटरी से कितने आएंगे, स्टेट सेक्रेटरी से, फूड टेक्नोलॉजिस्ट कितने होंगे, ये आप देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बोला था कि शॉर्ट में मैं आज आपको, अभी अंदर नहीं चल रहा हूं, अभी ये मेरी पहली क्लास है, कल से हम लोग इसमें अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, सेक्शन फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कॉमन, ये यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्शन 2, कंट्रोल बाय द यूनियन। 3 में डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेफिनेशन होगी 3 में, 3A, 3B, 3C करके सारी डेफिनेशन इसी में है। 4 में FSI है, अभी देखा था आपने। 5 में इसका, 5 में इसकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी। 6 में सिलेक्शन कमेटी है, देखना। 7 में टर्म, 7 में इसका टर्म टेन्योर है यहाँ पर। चलिए, 7, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें। 7 में इनका टर्म है सैलरी अलाउंस। तो देखिए सीधी सी बात है, 5 में जब इनका कंपोजिशन आ गया, 6 में कितने मेंबर कहां से आ गए वो आ गया, तो 7 में ऑब्वियसली क्या आएगा, उनको क्या सैलरी मिलेगी। जो यहाँ पर FSI के अंतर्गत अधिकारी होंगे, प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, उनका टेन्योर कितने साल का होगा, वेतन भत्ते अन्य शर्तें हैं इसके अंतर्गत दी गई हैं। तो पहले तो मैं टेन्योर आपको यही शॉर्ट में बता देता हूँ। इनका जो पदावधि है वो 3 ईयर है, 3 साल ये लोग बन सकते हैं। हालांकि ये दोबारा भी पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, दोबारा भी पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो अध्यक्ष होंगे, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर इसमें एक अध्यक्ष है और 22 सदस्य हैं। इनका जो कार्यकाल है 3 ईयर या फिर 65, जो विच इज फर्स्ट, जो पहले हो जाए। लेकिन सदस्यों में भी 3 है, और लेकिन मैक्सिमम 60 है। 60 ईयर हो जाए पहले, 60 वर्ष के हो जाए, या फिर 3 ईयर कंप्लीट हो जाए, या तो फिर 60 ईयर एज हो जाए इनकी। बट दीज आर री इलेक्ट, ये पुनः फिर से बनाए जा सकते हैं, ये इसकी संरचना है। क्वेश्चन आएगा, सर इनका कार्यकाल कितना है? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। अध्यक्ष का अधिकतम कब तक हो सकता है? वो 65 वर्ष तक। इसके बाद नहीं, तो दोबारा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्लियर है। लेकिन 65 साल का होगा तो फिर दोबारा नहीं बन पाएगा, क्लियर है। यहाँ पर ये लोग अपना केंद्र सरकार को त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन 3 मार्च की सूचना देना पड़ेगी, 3 मार्च पूर्व। धारा 8 के तहत उसको हटा सकता है। जी के 7 में उसका कंपोजिशन था, तो 8 में हम उसको हटा सकते हैं, रिमूवल प्रोसेस है, क्लियर है। देख लीजिए आप, धारा 8 में, सेक्शन 8 में, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। तो जब आप मेरे साथ ये धाराएं पढ़ेंगे, अभी तो मेन धारा पढ़ रहा है, अंदर इनकी उपधाराएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपधाराएं, सब सेक्शन पढ़ेंगे। सब सेक्शन देखिए, सब 7 में लिखा हुआ, किसी बात के होते हुए केंद्र सरकार के आदेश द्वारा अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी। तो यहाँ पर 7 ये बोल सकता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो हटा सकती है। क्या होता है? मान लीजिए कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसको हटा सकते हैं। कोई अपराध का दोष सिद्ध हो जाए, केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधिमत्ता का अंतर्मिलित हो जाए, या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि ये एक प्रकार का मोरल है ना, टर्पिट्यूड है, तो भी हटा सकती है। और या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाए, बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हटा सकती है केंद्र सरकार, 7A के तहत। और 8 में वो खुद त्याग पत्र दे रहा है। Has acquired such financial and other interest is likely to affect the prejudicial in his function as a member, और क्लियर है। और अगर वो कोई वित्तीय अन्य हित अर्जित कर लेता है, मान लीजिए है FSI का प्राधिकरण का सदस्य, अध्यक्ष है, सदस्य,
और किसी कंपनी को खरीद लेता है ना, कोई रिलायंस की कोई फूड कंपनी ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अपनी स्थिति का दुरुपयोग करता है, मिसयूज है ना हिज पावर, तो भी उसको हटा सकते हैं। तो ये 7A के तहत हटाया जाता है, तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे सुनने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सेल बी रिमूव्ड अंडर क्लॉज D and E subsection 1 unless he has been given reasonable opportunity of being the heard in a matter। पहले उसको सुनेंगे फिर उसको हटा सकते हैं। चलिए सेक्शन 9, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सेक्शन 9 पे आ गया हम इसी तरीके से। 7 में कंपोजिशन, 8 में उनका रिमूवल हो गया, और 9 में इनकी एम्प्लॉई है, ऑफिसर एंड एम्प्लॉई। कौन कौन से ऑफिसर होंगे, अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। सबसे पहले सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 10 में भी हम देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको बनाती है। चलिए, तो ये इस तरीके से इसकी एक्ट है, जो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। 1 में क्या है, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 में क्या, 5, आपको बिल्कुल याद रखना, टू द पॉइंट। अंदर थ्योरेटिकल नहीं पढ़नी है, लबालब नहीं पढ़ना। अरे मीन्स थोड़ा लिखना भैया, आपको फैक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा सब सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में क्या है, तो इनमें क्या होगा, केंद्र सरकार उनको खुद हटा सकती है। 8 में वो अपना रिजाइन दे सकते हैं। 3 माह 90 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी, 90 दिन पहले बताना पड़ेगा कि सर मैं त्यागपत्र चाहता हूं। चलिए, तो इनको हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। डेली मेरी क्लासेस मिलेगी, डेली आपको 5 घंटे क्लासेस मिलेगी, उसमें इन सब चीजों पर बात होगी, अलग अलग यूनिट की अलग अलग क्लासेस होगी। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आप इन बुकों को देख लें। एफएसआई की कई सारी बुक्स हैं, इन सारी बुकों को आप यहाँ पर देख लें। सबसे पहले येलो बुक है, येलो। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया। येलो बुक, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपका, येलो बुक। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपका, येलो बुक। येलो बुक में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। येलो बुक कम उम्र में ही बच्चों के प्रति खाद्य आदतों का, अच्छे भोजन की आदतों का बढ़ावा देने के लिए बचपन में उनकी आदत बनाई जाती है। एज अ अर्लियर चाइल्डहुड, जनरली स्कूल में, स्कूल टीचर। क्वेश्चन आएगा स्कूलों में बच्चों के लिए उनकी फूड हैबिट को बनाने के लिए येलो बुक है। कौन सा पब्लिशन है, येलो बुक। क्लियर है, ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए, टीचर्स के लिए। टीचर बच्चों को बताए सर कैसे करेंगे इस काम को। देखिए, बच्चों के टिफिन में फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर बंद कर दो। स्कूल के टीचर चेक करें, कंपलसरी कर दो, रोटी सब्जी ही लाना है, पूरी पराठा भी नहीं, या पूरी पराठे का एक दिन होगा, वरना डेली का लाना रोटी सब्जी। मीठा कम कर देना, बच्चे का एक स्कूल में टिफिन बन जाना चाहिए, ये इसके अंतर्गत है। टीचर उनको बताएंगे। तो येलो बुक इसके लिए। सर इतने में काम हो जाएगा, नहीं भैया, येलो बुक आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, अंदर पढ़नी पड़ेगी। येलो बुक में क्या क्या चीजें आती हैं। एक बार किसी एग्जाम में पूछ लिया येलो बुक, कभी कभी वो पूछ लेता है आपको अर्लियर एज पूछ लेता है, कभी कभी स्कूल टीचर पूछ लेता है, कभी कभी स्कूल का कोई क्वेश्चन दे देता है। तो ऐसी फूड हैबिट बनाना है। चलिए, अब आते हैं पर्पल बुक। पर्पल बुक क्या करती है आपकी, रेस्टोरेंट के लिए। किसके लिए, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के लिए खाद्य मानक और प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करती है। द पर्पल बुक आउटलाइन फूड स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस ऑफ रेस्टोरेंट। जैसे कि जो होटल रेस्टोरेंट वाले हैं वो क्या करते हैं, ऑयल का रीयूज कर लेते हैं। फेंकेंगे तो है नहीं, बहुत बड़ी कढ़ाई में उन्होंने पूरी निकाली है, समोसे जो भी निकाला है, कुछ भी चीज तला है, तेल फेंक तो देंगे नहीं, तो रीयूज करते हैं। इसके लिए यहाँ पर नियम है, हालांकि नहीं कर सकते। एफएसआई का इसका एक नियम है, अगर तेल का ये इस लेवल का हो जाता है, वो आप देखो काला सा पड़ जाता है, तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। पिंक बुक, क्वेश्चन आएगा कि एफएसआई की पिंक बुक हमें क्या बताती है। तो पिंक बुक परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा, फैमिली। इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, सर इतना पढ़ने से बनेगा क्या, नहीं बनेगा, अंदर चलना पड़ेगा। हम आपको परीक्षा पोर्टल और हमारे नोट्स आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको। व्यावहारिक चुनाव और उनकी जानकारी प्रदान करता। ऑरेंज बुक, कार्यस्थल पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है ऑरेंज बुक। तो ये बुक्स हैं, इनके अंदर पढ़ना आपको। एफएसआई की बुक है ना, येलो बुक है, पिंक बुक है, पर्पल बुक है, ऑरेंज बुक है, ये सारी बुक पढ़नी है। तो अभी तो आप ऑरेंज बुक में याद रखेंगे कार्यस्थल, परिवार पिंक में याद रखेंगे, पर्पल रेस्टोरेंट में याद रखेंगे आप, और येलो बुक क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अब हमें एफएसआई के बाद, एफएसआई हम पढ़ेंगे, ये ओवरव्यू क्लास है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। एफएसआई के बिल्कुल अंदर तक देंगे, 8 एक्ट कौन कौन से थे, आदेश कौन कौन से थे। सर एफएसआई में धाराएं कितनी पढ़नी है, सर थ्योरी रट्टा मारने की बिल्कुल नहीं मारनी, बस मेन चीज देखनी है। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में, क्वेश्चन आएगा स्कूलों में बच्चों के प्रति खाद्य
आदतों को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, या उनकी फूड हैबिट सुधारने के लिए येलो बुक का सहारा लेंगे। येलो बुक में क्या चीजें लिखी गई हैं, स्कूल को कौन सी एफएसआई की बुक मानने के लिए बाध्य किया गया, येलो बुक। रेस्टोरेंट को कौन सी बुक देखना चाहिए, रेस्टोरेंट के मैनेजर, मालिक, है ना, शेफ, कुक, जो भी है, ये क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सर एफएसआई तो अभी बना है, सर एफएसआई तो अभी बना है, 2006 में बना है, पहले तो ये था नहीं। तो सर उस समय क्या होता था, सर भारत में तो एफएसआई है कि सर दुनिया में भी कुछ है क्या, वर्ल्ड स्तर पर कोई संस्था है क्या जो इसके लिए काम करती है, इस तरीके से काम करती है? हाँ, इसके लिए कोडेक्स है। कौन सी संस्था? कोडेक्स। तो अब हम इसी 10th यूनिट में कोडेक्स का ओवरव्यू देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना। पहली बात तो मेरे साथ पढ़ने का मतलब है कुछ भी नहीं लिखना, कीवर्ड लिखना, बस कीवर्ड। एक पेज, 1 घंटे के सेशन में एक पेज में कुछ कीवर्ड लिखेंगे। जैसे कि आप हेडिंग डाल सकते हैं कोडेक्स, कोडेक्स एलिमेंटस कमीशन है, इसी को मैं सीएसी कहता हूं, या इसी को कई लोग कोडेक्स कहते हैं, ये इसका मोनो है, या इसको आप बोल सकते हैं कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। ऐसा हो नहीं सकता कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एफएसओ का पेपर दे और कोडेक्स का क्वेश्चन ना पूछे। कन्फर्म है, अगर एफएसआई के क्वेश्चन पूछेगा तो इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। कोडेक्स, इसके चेयरपर्सन देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, एलन एजेला फ्रॉम केन्या से है। मुख्यालय इसका, कोडेक्स का मुख्यालय रोम में है। सर कोडेक्स क्या है सर? देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। यहाँ पर कोडेक्स, कोडेक्स एक संस्था है, कोडेक्स है, इसी को हम सीएसी कहते हैं, कोडेक्स एलिमेंट्रेशन कमीशन कहते हैं, कमीशन ऑफ कोडेक्स एलिमेंट्रेस कहते हैं। सर कोडेक्स कब बना? बिल्कुल 1963 में बना हुआ कोडेक्स। कब बना? 1963 में बना। कोडेक्स पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया मतलब जितने देश इसको मानते हैं, पूरे देश नहीं मानते हैं लगभग, फिर भी काफी सारे देश इसको मानते हैं। जो जो देश इसके मेंबर हैं उन सारे देशों में इसके नियम लागू होते हैं खाद्य चीजों को लेकर, फूड सेफ्टी को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर। खासकर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कोडेक्स 1963 में बना है। इंडिया ने भी सर इसका मेंबर है कि हाँ, इंडिया ऑल्सो ज्वाइन, भारत ने, इंडिया ने इसको 1964 में अडॉप्ट किया, ज्वाइन किया 1964। ये क्वेश्चन आ जाएगा इंडिया के पर्सपेक्टिव में। इंडिया ने इसको 1964 में यहां पर क्या किया हुआ? ज्वाइन किया हुआ। कोडेक्स को किसने बनाया सर? कोडेक्स, इसको सीएसी बोल सकते हैं। कोडेक्स अकेले नहीं बना, कोडेक्स को बनाने वाला मेन संगठन है एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि अब आपको एफएओ भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? एफएओ, जो कि आपका 16 अक्टूबर 1945 को ये एफएओ बना है। 16 अक्टूबर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस दिन फूड डे मनाते हैं हम, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं हम 16 अक्टूबर को। क्लियर है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अलग है, वो जून में पड़ेगा, वो अलग है। तो 1945 में ये बना हुआ है। इसका मुख्यालय, एफएओ का मतलब रोम में है, इसका मुख्यालय रोम, रोम मतलब इटली की जो कैपिटल है रोम, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। और सीएसी इसी ने बनाया हुआ है, लेकिन अकेले इसने नहीं बनाया, इसमें डब्ल्यूएचओ भी है। कहने का तात्पर्य ये हो गया अब आपको डब्ल्यूएचओ भी पढ़ना पड़ेगा। सर डब्ल्यूएचओ पूरा पढ़ने का? नहीं भैया, पूरा नहीं पढ़ना। डब्ल्यूएचओ के फूड संबंधी जितने नियम है, जितने रूल रेगुलेशन है, और वर्तमान में करंट में जितनी चीजें हैं वो पढ़नी है। डब्ल्यूएचओ आप सबको पता होगा 7 अप्रैल 1948 को बना हुआ है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, जिनेवा। चलिए, तो ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर तो ये 1963 में बना है। कोडेक्स का मुख्यालय भी इटली रोम में ही है। क्यों है? क्योंकि इसका जो मेन बॉस है एफएओ, उसका मुख्यालय भी है। देखिए यही लिखा है यहाँ पर, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अंडर द एफएओ डब्ल्यूएचओ, है ना, एक अंतर सरकारी निकाय है जो एफएओ डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें कोडेक्स में, सीएसी में एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कोडेक्स का बनाना है सीएसी, सीएसी में एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, वन चेयरपर्सन है। जब आप इतनी आसानी से, जब आपको कोई समझाएगा ना, सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे कि कोडेक्स में कितने मेंबर होते हैं? सर 3 मेंबर होते हैं। कोडेक्स का मुख्यालय कहां पर है सर? सर रोम में है। मेरी इस क्लास को अगर आप सुनते हैं डेली, आपका अपने आप पेपर निकलेगा, सुन सुन के पेपर निकलेगा। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, अब आप लोग रट नहीं सकते, अब वो एज नहीं है, सभी लोग ग्रेजुएट हो चुके होंगे। आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? इनको सुन सुन के याद करना पड़ेगा, समझ समझ के याद करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पर देखते हैं, कोडेक्स एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड है, गाइडलाइन एंड कोड प्रैक्टिस है।
ये इंटरनेशनल लेवल पर लागू होता है। सर कोडेक्स का मुख्यालय भारत में भी है क्या? नहीं है। भारत में इसके अंडर में कौन काम करता है, भारत में इसकी कौन कौन सी कमेटी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? मतलब समय के साथ एकदम से मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको इस पेपर से डर लगने लगे। धीरे धीरे चलेंगे, पेपर निकाला जा सकता है। सभी लोग जीरो लेवल पे है, जो मेहनत करेगा पेपर निकाल लेगा। और खासकर जो मेंस नहीं निकाल सकते हैं, एमपीएसआई नहीं दे सकते हैं, उनके लिए इस पे ग्रेड में बहुत शानदार जॉब है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक दिशा निर्देश और आचार संहिता का विकसित करना, उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना, खाद्य स्वच्छता योजक कीटनाशकों अवशेष कीटनाशकों के लिए भी काम करता है कोडेक्स, वैश्विक खाद्य मानकों को, है ना, ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड वर्क के लिए भी काम करता है। कई सारे इसके उद्देश्य हैं, है ना। इसमें एक चेयरपर्सन है, तीन तीन इसमें क्या है, 22 चेयरमैन है, जिनको हम इसका उपाध्यक्ष भी बोल सकते हैं। कोडेक्स कोडेक्स संपर्क बिंदु, है ना, नेशनल। अब देखिए यहाँ पर भारत में कोडेक्स की बात आ गई है, इंडिया में नेशनल कोडेक्स, है ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट है। ये आपको देखना है कौन है इसका। देखिए यहाँ पर बोलेगा, जो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, इंडिया इंडिया है ना, मेंबर सिंस 1964, और टोटल इसमें 189 कंट्री है, सॉरी 189 टोटल मेंबर है। टोटल ये टोटल है, लेकिन में कंट्री जो है 188 ही है। कंट्री कंट्री देश इसमें 188 है। एक इसमें यूरोपियन यूनियन है, एक इसमें कौन है, यूरोपियन यूनियन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, सर कोडेक्स में सीएसी में कितने मेंबर है, सीएसी सीएसी जैसे एफएसआई में पूछता है कि भारत के किन किन राज्यों में एफएसआई के अंतर्गत काम लागू तो सब जगह है, कहां पर उन राज्यों ने भी कानून बनाए हुए हैं। तो सभी स्टेटों का आपका देखना है, अभी सभी राज्यों ने कर दिए हैं। चलिए, तो टोटल सीएसी में कोडेक्स में 189 मेंबर है, लेकिन कंट्री पूछेगा तो कंट्री जो है करंट मेंबर में 189 है, कंट्री 188 है, 1 यूरोपियन यूनियन है। क्लियर है? और इसमें कोडेक्स ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो है वो 236 है, 236 है। एफएओ डब्ल्यूएचओ द्वारा मेंबर आते हैं अलग अलग देशों से। कोडेक्स एलिमेंट्स पालन के लाभ क्या है, कोडेक्स से क्या होगा, है ना, इससे क्या होता है, इंटरनेशनल और नेशनल कानूनों को हम एक तरीके से समझ सकते हैं। और भारत में जो कानून होंगे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के बहुत सारे सामान, भारत के लोग अचार, बड़ी, पापड़, फल, सब्जी, दूध सब विदेशों में भेजते हैं। और अगर कोडेक्स के नियम हमारे नियम से अलग होंगे तो हमारे देश के लोगों को दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि आम को लेकर आ गई, गेहूं को लेकर आ गई, चावल को लेकर दिक्कत आ गई, तो इसलिए इसको समझना है। चलिए, क्योंकि भारत खाद्यान्न चीजों को बहुत बेचता है। कोडेक्स मानकों का स्वरूप है, तो जनरल स्टैंडर्ड और कमोडिटी स्टैंडर्ड, दो पार्टों में इसको पढ़ेंगे हम। जनरल में कौन कौन से आते हैं, जनरल में कौन कौन से आते हैं, है ना, कौन सी चीज कहां पर आती है, तो ये सब मैं आपको अपने तरीके से इसमें बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर हमको देखना है कोडेक्स में, जो कोडेक्स है, कोडेक्स में कितनी कमेटी है, तो इसमें 10 सामान्य विषय समिति है। क्लियर है? पहले तो एक कार्यकारी समिति है, पहले लिखना आपको, वन इज एग्जीक्यूटिव कमेटी। एक क्या इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी एक होती है। जनरल सब्जेक्ट कमेटी, जिसको हम जीएससी कहते हैं, जनरल सब्जेक्ट कमेटी, ये आपकी 10 है, 10 लिखा, देखिए 10 यहाँ पर ऐसा लिख देना नंबर से 10। 17 कमोडिटी कमेटी है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, 17 कमोडिटी कमेटी। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर तदर्थ कमेटी भी है, कुछ एडॉक कमेटी भी है, एडॉक कमेटी है, एडॉक एडॉक इंटर गवर्नमेंट टास्क फोर्स है ना। और 6 यहाँ पर 6 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है। तो इनकी पूरी एक टेबल में बनवा दूंगा आपको कि कौन कौन सी कमेटियां हैं, ताकि आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी, सबसे पहले एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक ही होती है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंट्स कमीशन। क्लियर? टास्क फोर्स है फिर इसके अंतर्गत, कमोडिटी कमोडिटीज है, एडॉक कमेटी है, और एफएचओ डब्ल्यूएचओ की समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। तो सारी कमेटियों को आपको यहाँ पर ठीक तरीके से देखना है, और इन सारी कमेटियों पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी कमेटी क्या करती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। तो कोडेक्स की सारी कमेटियां, अब यहाँ पर इतना आसान नहीं है। मान लो आपको एग्जाम में कोई भी काम दे देगा और पूछेगा ये काम कौन सी कमेटी करती है, ये काम कौन सी कमेटी करती है। चलिए, कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन की कार्यकारी समिति, सबसे इंपॉर्टेंट यही है,
कार्यकारी समिति एक ही होती है। जनरल सब्जेक्ट कमेटी होती है, फिर कौन सी होती है आपकी? जनरल सब्जेक्ट कमेटी होती है। जनरल सब्जेक्ट कमेटी, सामान्य विषय समिति 10 होती है। कितनी होती है? सामान्य विषय जनरल या टास्क फोर्स 10 होती है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर एक कमेटी भारत एशिया में बनी हुई है, उस कमेटी का नाम है कोडेक्स कमेटी ऑन द कंटामिनेंट्स इन अ फूड, CCF, CCCF, CCCF। ये जो कमेटी चाइना में है। कहां पर? चाइना। चाइना में एक अच्छी खासी इसकी कमेटी है, क्लियर है। और यहाँ पर आपको देखना है खाद्य योजकों पर कोडेक्स कमेटी। सर कौन सी कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? इसकी एक टेबल देंगे क्या आप? बिल्कुल देंगे। कौन सी कमेटी कहां पर है? कोऑर्डिनेटिंग कमेटी कहां पर है? चीन में एक कमेटी है, देखिए जैसे लिखा है खाद्य स्वच्छता, यूएसए में है खाद्य स्वच्छता कोडेक्स कमेटी ऑन द फूड हाइजीन, ये यूएसए में है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा साइज ठीक कर देता हूं। बताना बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना समय नहीं। चीन में एक कमेटी हो चुकी थी, और स्वच्छता पर हाइजीन कमेटी आपकी अमेरिका में है ना। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन कमेटी है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है ना। एक्सपोर्ट मतलब इसका मुख्यालय है, बाकी सब जगह कवर करती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम कमेटी है ना। इस सारी कमेटी को देखना है। इसके बाद आपकी लेबलिंग है ना, क्वेश्चन आएगा जो फूड लेबलिंग है, फूड लेबलिंग कमेटी कहां पर? आपकी कनाडा में है, कनाडा में है। इसके बाद एक कमेटी आपकी फ्रांस में भी है, फ्रांस में भी है आपकी। इस कमेटी को कहते हैं हम कोडेक्स कमेटी ऑन द जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल की कमेटी है। दिक्कत क्या करता है, वहां पर वो कोड वर्ड में लिख देता है CCGP, तो फिर समझना पड़ता है कि जनरल प्रिंसिपल बोल रहा है, CCFL है ना। CC का मतलब तो कोडेक्स कमेटी, FL मतलब फूड लेबलिंग है। तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन देता है। मेरी PY की सीरीज चलती है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। डेली फ्री होती है वो क्लास, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कमेटी है सैंपलिंग एनालिसिस एंड सैंपलिंग कमेटी, क्लियर है। इसी को कहते हैं हम MAS, CCMS। CC तो सब में लगा होगा, MAS कहते हैं। MAS का मतलब होता है मेथड ऑफ एनालिसिस एंड सैंपलिंग। ये कमेटी आपकी हंगरी में है। हंगरी आप समझ गए, कोई यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर बुडापेस्ट भी है उसकी राजधानी। चलिए, और इसके बाद आपकी जर्मनी में एक कमेटी है। जर्मनी में जो कमेटी आपकी, जर्मनी की जो कमेटी है, वो कमेटी आपकी न्यूट्रिशन एंड फूड एंड स्पेशल डाइटरी है। स्पेशल डाइटरी, पोषण और विशेष आहार उपयोग। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा पेपर में। और यहाँ पर देखिए आप कमेटी ऑन द पेस्टिसाइड रिड्यूस, और आपको खुद पता है कि चाइना खुद पेस्टिसाइड में क्या क्या मिलाता है। कीटनाशक अवशेष पर कोडेक्स समिति, इसका मुख्यालय चीन में दे दिया इन्होंने। और पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेष पर कोडेक्स समिति, ये भी अमेरिका में है। तो ये सारी कमेटी आपको देखनी है, ये सब आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि समय हो रहा है, तो अभी आप आज ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये सारी कमेटी बनाऊंगा। CCCPL कमेटी क्या है? ये पल्सेस होती है, जो दाल होती है, दालों के लिए कमेटी, दाल और फलियां, लेगुमिनस कुल के लिए अमेरिका में कमेटी है। सर CCFFB कमेटी आपकी, कमेटी ऑन द फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, अमेरिका। बस इतना लिख देगा वो तो, कि कोडेक्स की फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल कमेटी कहां पर है? सर यूएसए में। यूएसए में भी कहां पर है वो भी बताऊंगा, क्लियर है। सर मलेशिया में कोई कमेटी? हाँ बिल्कुल, तेल, क्योंकि मलेशिया कंट्री में तेल होता है, तो कोडेक्स कमेटी ऑन ऑयल, तेल की कमेटी है मलेशिया में। आप सिर्फ मेन शब्द याद रखो, तेल कहां पर बनेगा? मलेशिया में बनेगा, क्लियर है। तेल कहां पर बनेगा? मलेशिया में बनेगा। सब्जियों, प्रसंस्कृत फल और सब्जियों पर जो कमेटी है वो अमेरिका में है। जड़ी बूटियों पर जो कमेटी है भारत में बनी 2013। मैंने पहले ही बोला था, मसाले और जड़ी बूटियों पर भारत में जो कमेटी है वो आपको बनेगी। भारत में कमेटी कहाँ है, किसके अंतर्गत कार्य करती है, क्या होता है, कुल मिला के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इनको पढ़िएगा, पूरी कमेटी को पढ़िएगा, सारी कमेटी को पढ़िएगा। साउथ कोरिया में एक कमेटी है जिसका नाम आपका एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस कमेटी है, साउथ कोरिया में है। इसको आप देख सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कमेटी है, साउथ कोरिया में है। फिर WHO और FAO के कुछ समितियां हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अफ्रीका के लिए एक कमेटी है, अफ्रीका है ना, इसको हम CCA या CC अफ्रीका कहते हैं। कोडेक्स एलिमेंट अफ्रीका कमेटी है ना, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। एशिया के लिए, यूरोप के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, सबके लिए अलग अलग कमेटी है, उनको भी देखना आपको, क्लियर है। दक्षिण प्रशांत, तो ये इसका क्वेश्चन आता है कितनी कमेटी है टोटल कितनी कमेटी है, कहाँ कहाँ पर ये कमेटी है, कौन इसके अंतर्गत काम करता है। प्रत्येक समिति कारोबार के आधार पर CAC के निर्णय के लिए 2 वर्ष में एक, है ना, एक वर्ष में एक बार या 2 बार इस तरीके से काम करती है।
वैज्ञानिक कमेटियां, कौन कौन से देशों में कौन कौन सी वैज्ञानिक कमेटियां किनके अंतर्गत काम करती हैं, इन कमेटियों में कौन कौन होता है, ये आपको यहाँ पर देखना है ना। कौन सी कमेटी कब बनी है ये भी आपको देखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आ चुका है, ज्वाइंट FAO WHO मीटिंग द पेस्टिसाइड रेसिड्यूज 1963। 1963 से ये आपकी एक वैज्ञानिक कमेटी है, पेस्टिसाइड पे काम करती है, क्योंकि पेस्टिसाइड से ही अमेरिका ने कई देशों में बहुत सारी चीजें फैलाई हुई है। माइक्रोबायोलॉजिकल जोखिम जोखिम मूल्यांकन है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जेमरा बोलते हैं। जेमरा क्या बोलता हूँ मैं शॉर्ट में, जेमरा। तो जेमरा कमेटी आपको यहाँ पर पढ़नी है। यहाँ पर आपको एक कमेटी और पढ़नी है जिसको हम JMPS कहते हैं। JMPS 2002 की कमेटी है। बस इतना लिखा जाएगा। सबसे बड़ा खेल है इस पूरे पेपर में शॉर्ट फॉर्म अगर लिखा तो आप समझ पाए। क्लियर है। CCNF-SDU है, ये कमेटी 1962 की कमेटी है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो कुल मिला के आप समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। पूरे कोडेक्स के अंदर पूरा कोडेक्स ठीक से पढ़ना है। अगर FSI सबसे ज्यादा पढ़ना है, उसके बाद आपको इस कमेटी के बारे में पढ़ना है। वैज्ञानिक कमेटियां देखनी है। चलिए, फिर आपको इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPCC पढ़ना है। IPPC पढ़ना है। इसका मुख्यालय भी रोम में, इटली में। 1950 पौधों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत आपका NPPO काम करता है। NPPO मतलब होता है, यहाँ पर देखिए क्या है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे टेबल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको लिख लिख कर पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर लिख लिख कर बताऊंगा। सर भारत में कौन सा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय इसके अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल करता है। अगली एक कमेटी देख सकते हैं आप, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑफिस इंटरनेशनल, है ना। क्लियर है। ऑफिस इंटरनेशनल ये पशुओं के लिए होता है ना। एपीजोटिस है ना, जूटिस है, जो फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और ये कब बनी आपकी, है ना, जनवरी 1924 में बनी हुई है। पेरिस में पशु स्वास्थ्य मानक कमेटी है, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इस सारी कमेटी आपको यहाँ पर देखनी है। फिर आपको WTO पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि WTO के बहुत सारे रूल्स लागू होते हैं। तो WTO आप सबको पता है कि 1 जनवरी 1985, WTO का पुराना नाम क्या है यहाँ पर, GATT है, जनरल एंटी ट्रेड एंड टर्फ है। और इसमें 164 मेंबर हो गए, तो 2 मेंबर और बढ़ गए, 166 मेंबर हो गए। तो ये सब मैं अपडेट के साथ आपको बताऊंगा। इसमें ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, पेटेंट के लॉ क्या है, सारी चीजों पर बात करेंगे। और 96% लोगों को ये कवर करता है, दुनिया की GDP का 96%। यहाँ पर SFC और TBT देखना है। TBT अभी एक पेपर में पूछा गया था, सुना होगा आपने। TBT मतलब ये क्या होता है आपका, ट्रेड बैरियर ट्रैप होते हैं, ट्रेड बैरियर ट्रैप, है ना, ट्रैप होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। SPC देखना आपको, इसके एग्रीमेंट है, इनको देखना है। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड TBT, इसको देखना है आपको। SPC एग्रीमेंट और समय हो रहा है तो इसलिए जल्दी बता रहा हूं आपको। ये एग्रीमेंट मैं आपको पूरा बताऊंगा। सर SPS में क्या अंतर है देखिए। और TBT क्या करती है, गुणवत्ता क्वालिटी के लिए काम करती है। ये लेकिन किसके लिए काम करती है, ये खाद्य सुरक्षा में पशु स्वास्थ्य पौधों की बात करती है। ये मेन अंतर है, इनकी बीमारियों के बारे में बात करती है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन पढ़ना आपको, और नेशनल का भी पढ़ना है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, जिसको मैं शॉर्ट में IDF बोलता हूँ। IDF जो है आपका बेल्जियम में 1903 में बना। भारत का कहाँ है, भारत में NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, आनंद में है। इसको पूरा आपको अच्छे से देखना है, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1903 में IDF यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ है। एक अथॉरिटी है डेयरी के लिए, सतत डेयरी वैज्ञानिक आधार पर मानक विकसित करना इसका काम है। और इसमें 43 सदस्य देशों से 1200 से अधिक डेयरियां नेटवर्क का है। वैश्विक दूध उत्पादन का 75% इसका प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता निकाय है, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज है। तो ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको ILAC पढ़ना है। पेपर निकालना इतना आसान, निकाला जा सकता है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सही मार्गदर्शन में पढ़ना पड़ेगा। खुद से घर बैठे पेपर निकालने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, या फिर आपको ये पता चल जाए क्या क्या पढ़ना है तो कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक रोड मैप बनाया, आप उसको देख सकते हैं, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज में इन सबके क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको लगाकर समझ सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ने। इंटरनेशनल लेबर एंड एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन है, अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन संयोग। भारत में कितनी लैब है, मान लीजिए भारत में फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर आप बनते हैं और आपने किसी दुकान से, किसी रेस्टोरेंट से, होटल से कोई सैंपल कलेक्ट किया, खाने का, पीने का, आपको खराब लग रहा, कहां पर सैंपल होगा, किस स्टेट का कहां पर लैब होती है, और कौन कौन सी लैब बन रही है। और इसमें MP के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, MP के लैबों पर। तो ये आपको ILAC व्यापार सुगम बनाने के लिए इसको देखना है आपको।
APILAC, 1 जनवरी को APLAC आ गया। सर अब APLAC क्या है? जो AP है वो एशियन पैसिफिक है, एशियन पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन है, इसको हम APAC कहते हैं, एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग है। सर ये कब बना है? सर 2019 में बना हुआ है। ठीक है, क्या काम करता है ये देखना आपको। और इसके बाद चूंकि समय हो रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट से आते हैं। ये खाद्य सुरक्षा में फूड सेफ्टी में सुरक्षा का ध्यान करने के लिए ये पॉइंट बनाए गए हैं, है ना। थ्रेट्स असेसमेंट एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये सब एक एक दिन की क्लास में मैं इन सारे टॉपिकों को अलग अलग दिन एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, FPA जो 1954 का एक्ट है, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको पढ़ना है। GDP पढ़ना है ना, GDP तो आप थोड़ा देख लेंगे, CHA सब कुछ पुराना क्वेश्चन है। अब देखिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो उससे पहले मैं आपको बताना चाहिए कि कैसे पढ़ना चाहिए आपको। जैसे आप थ्योरी पढ़ेंगे, कई सारे इंस्टीट्यूट है थ्योरी पढ़ा रहा, कोई मतलब नहीं, थ्योरी है पेपर में आप पूरा पढ़ भी लोगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बजाय उसके अच्छा होगा कि आप ऐसे टेबल फॉर्म में पढ़ें। खाद्य संरक्षण का क्या इतिहास है, सर इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, है ना, इसके आप क्या करें, टेबल को पढ़ें। इस टेबल फॉर्म में मैं और परीक्षा पोर्टल की टीम आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है? सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें वृद्धि कैसे हुई है, तो इसको हमें क्या करनी है, एक टेबल फॉर्म में यहाँ पर देखना है। क्या देखना है? टेबल फॉर्म में। टॉक्सिक मटेरियल, है ना, किडवन क्या है ना, स्पॉइलेज से क्वेश्चन आता है। अगर फूड स्पॉइलेज, खराबी कई प्रकार से होती है, रंग में, गंध में, एंजाइम से, फंगस से, टेस्ट में, कलर में, है ना, गैसेस चेंज में, और कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो उनको करते हैं, है ना। टोटल प्लेट काउंट क्या होता है ये सब देखेंगे। SPC क्या होता है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, ये सब हमें देखना है। और किडवन देख रहे हैं तो उसके पूरे प्रकार, लैक्टिक एसिड किडवन क्या है, एथेनॉल किडवन, एसिटिक एसिड किडवन, ब्यूटारिक एसिड किडवन। तो किडवन टॉपिक अगर आप पढ़ोगे दूसरी यूनिटों में ही तो इस तरीके से पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार को आपको टेबल फॉर्म में पढ़ना है, थ्योरी फॉर्म में मत पढ़ना। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, आप टेबल फॉर्म में ही पढ़ना, ऐसे पढ़ना आप, है ना। एस्परलिस जैसे एप्लाटॉक्सिन का उत्पादन करता है, अनाज सूखे, ये बहुत क्वेश्चन आता है एप्लाटॉक्सिन वाला। तो आप समझ गए मेरी बात, किस तरीके से आपको पढ़ना है। सर ये रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, कैनिंग, ड्राइंग, पास्चुराइजेशन सब में अंतर क्या है, किसमें किस टेम्परेचर पर रखते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ये सब बताएंगे। न्यूट्रिशन असेसमेंट बताऊंगा, मेल न्यूट्रिशन प्रिवेंशन बताऊंगा। कमी से होने वाले जो रोग हैं उनको आप टेबल फॉर्म में देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर आपको, है ना, जैसे एग्रीकल्चर की विधियां आपकी 6th-7th यूनिट में, तो हम लोग इस तरीके से बात करेंगे यहाँ पे, है ना। कोई योजना है तो उनको भी हम लोग इस तरीके से बात करेंगे। कचरा और कीट नियंत्रण है आपका, वेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल, तो उसको टेबल फॉर्म में बात करेंगे हम लोग। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जितने भी यहाँ पर नॉर्म्स है उनको आपको देखना है कि सर कौन से नॉर्म्स किसके रिलेटेड होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल से, आज मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, इसमें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सर तापीय और गैर तापीय और तापीय प्रौद्योगिकी में क्या आता है। सर ब्लैंचिंग क्या होती है, पूछ लेगा, ब्लैंचिंग क्या होती है। सर कैनिंग में क्या होता है ना। ओमिक हीटिंग में क्या होता है, ओमिक हीटिंग में माइक्रोवेव प्रोसेसिंग क्या है, इंफ्रारेड हीटिंग में किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंग क्या है, UST क्या है, रेडिएशन प्रोसेसिंग, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो इनको अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी, सर कौन कौन से नॉर्म्स है, एग मार्क, BIS, ISO, लाइसेंस, पंजीकरण। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आपसे, जैसे कि मान लीजिए पूछ लेगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मछली पाली जाती है, ये यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछ लेगा। कौन सी मछली सबसे ज्यादा पाली जाती है, तो रोहू पाई जाती है। सिल्वर कॉर्प क्या है, कौन कौन सी है, मृगल क्या है, ये सब मछलियां पूछ लेगा आपको, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फिशरीज भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको, पूरा का पूरा फिशरीज पढ़नी है। फिशरीज पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। टाइगर प्रॉन क्या है, अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी फिशरीज ये होती है ना। सिल्वी कल्चर, ये सब पढ़ना आपको, कृषि के पूरे मॉडल पढ़ने आपको। तो ये मेरी जो क्लास चलेगी ऐसे ऐसे टेबल फॉर्म में चलेगी। कैसे चलेगी, टेबल फॉर्म में, जिससे क्या कर सके आप, आपको दिख रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया की संरचना अगर है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले पूरा एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद लास्ट में ऐसा कंक्लूजन बना लेंगे। जैसे आपने पूरा पढ़ लिया बैक्टीरिया, फिर आपको फैलेजिला पता होना चाहिए, चित्र में दिखा दूंगा मैं आपको पूरे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब आपको इस तरीके से पढ़ना है। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप ठीक है, ये फसलों की किस्म है, जो लोग खुद से पढ़ रहे हैं वो लोग ध्यान रखें, जितनी भी प्रमुख किस्में हैं
जैसे एग्जाम में आएगा कंचन, कंचन इज अ वेराइटी ऑफ, कंचन किसकी वेराइटी है, टिक कर देना आपको, आंवला की है। ये क्वेश्चन आते हैं, एमपी वाले ज्यादा पूछता है आपको, है ना, जानवरों की पूछता है, जानवरों की पूछता है, इस तरीके से पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल, इसका तो मैं कहता हूँ आप स्क्रीनशॉट अभी से लिख के रख लेना आपकी टेबल में। जितने भी आईएसओ हैं, जितने भी आईएसओ हैं दे देगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक आईएसओ, आईएसओ 22,000, क्योंकि ये आपका फूड सेफ्टी और मैनेजमेंट से है, ये आपका सबसे आईएमपी है। 9,000 बन दे देगा क्वालिटी कंट्रोल से, क्वालिटी मैनेजमेंट। 14,000 बन दे देगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, पर्यावरण प्रबंधन के लिए। 45,000 एक दे सकता है आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से। तो ये हमारे नोट्स की खास बात है कि हम किस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट आपको बता रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट आपको समझा रहे हैं किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इनके डीप में जाना तो बात का काम है। पहले तो आपको मान लीजिए उसने लिख दिया, एग्जाम में लिख दिया, मान लीजिए 22,005 लिख दिया, तो आप बता पाओ कि सर 22,005 जो है वो आपका ट्रेसेबिलिटी सिस्टम ऑफ फूड चेन ट्रैकिंग, यहाँ पर ट्रैक करने के लिए, किसके लिए ट्रैक, कैसे हम फूड को ट्रैक कर सकें, ट्रेसेबिलिटी के लिए 22,005 है। क्लियर है। नीचे देखिए यहाँ पर 50,001 है, 50,001 है। ये आपका एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से। तो इससे क्वेश्चन जरूर देगा। जितने भी आपके आईएसओ स्टैंडर्ड है, जितने भी आपके आईएसओ स्टैंडर्ड है, चाहे 40,001 हो, चाहे आपका 633 हो, मान लीजिए उसने दे दिया पेपर में आईएसओ 633 क्या है, एक शब्द का क्वेश्चन टिक करना, भला ही किसी ने बिल्कुल थ्योरी ना पढ़ी हो, लेकिन उसको ये पता तो निकल जाओगे। कई लोग आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ना आपको, मैं आपको आज बोल रहा हूँ आपको टेबल फॉर्म पढ़ना है। अगर आप चाहे तो एमपीपीएससी जिन लोगों ने दिया होगा उनको अनुभव होगा कि एमपीपीएससी में आपको बहुत थ्योरी आती है लेकिन प्री नहीं निकलता, लेकिन जिनको कुछ फैक्ट आते हैं वो प्री निकाल देते हैं। तो सेम खेल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है एफएसओ का। सर इंटरव्यू में उसके लिए हम लोग बता देंगे क्या करना आपको, है ना। कई लोग उनको ये नहीं पता होता सर, फ्रीज ड्राइंग, जैसे मास को किस में रखते हैं, मास को किस में रखेंगे, स्मोकिंग में क्या होता है ना, ब्लैंचिंग में क्या होता है, वैक्यूम पैकेजिंग क्या होती है, कैनिंग क्या होती है, इंफ्रारेडिंग, यूएसटी क्या होता है, अल्ट्राहाइट क्या होती है। ऐसे मान लीजिए आपको केमिकल पढ़ रहे, रसायन, तो आप डायरेक्ट पलटेबल फॉर्म में, सोडियम बेंजोएट बैक्टीरिया फफूंद से बचाने के लिए होता है, क्लियर है, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ इन फूड, पोटेशियम सॉर्बेंट, क्लियर है, ईस्ट और फफूंद के लिए होता है, फंगस और ईस्ट है, मोल्ड के लिए, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मास में डलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सूखे मेवे बाइन बैक्टीरिया, एस्कॉर्बिक एसिड, देखा होगा आपने साल दुकान वालों के जो मॉल में काजू किशमिश रखे होते खराब नहीं होते, हमारे घर में खराब हो जाते, कौन सी पैकिंग करते हैं, है ना। मैगी में क्या मिलाते हैं उसका टेस्ट, एमएसजी मिलाते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसी को अजीनोमोटो कहते हैं। इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, है ना, प्रोपाइल गैलेट, तो आपको मेन पॉइंट पढ़ना है सर। प्रोपाइल गैलेट ये किस में मिलाते हैं हम, तेल और बसा खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसमें मिला देते हैं, तेल में मिलाते हैं। सोडियम मेटाबाई सल्फेट, तेल बुरी चीज नहीं है लेकिन बहुत नुकसान करता है, इतने प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। तेल में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले रसायन, पूरी टेबल देखेंगे हम। क्या देखेंगे, टेबल। दूसरे लोग आपको ये थ्योरी में पढ़ाएंगे, यकीन नहीं है तो आप उनके वीडियो देख लें, आप समझ जाएंगे। सोडियम एरिथ्रोएट, है ना, ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड टोल्यून, बीएचटी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड एनिसोल, सोडियम प्रोपियोनेट, टेट्राब्यूटाइल हाइड्रोक्यूनिन। तो सबसे पहले मैं आपको एफएसओ पढ़ाऊंगा। अब आपको क्या करना है, सभी लोग ध्यान देंगे, अगर आप टेबल फॉर्म में टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, कम समय में एफएसओ की ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके इसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो कोर्स है, परीक्षा पोर्टल का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कौन कौन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर इसके बाद इसके एमसीक्यू भी करवाता हूं मैं इसी के बाद। डीके तिवारी सर, जिनको एग्रीकल्चर का 20 साल से अधिक का अनुभव है, खुद पीएचडी कर रखी एग्रीकल्चर में, वो सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। अजय सर, है ना, नेट गेट सब क्वालिफाई, अजय सर, मैं, आरती मैम, सुमित सर, आरती मैम और आपके सौदान सर, और इसके अलावा और भी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी। तो परीक्षा पोर्टल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना, परीक्षा पोर्टल का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए काफी है। जय हिंद जय भारत। कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जय हिंद जय भारत।
तो हम लोग ने यहाँ पर काफी सारी चीजों पर बात कर ली है। मैं आपकी रिवीजन पर बात करूं तो सबसे पहले एफएसएसआई कब बना है, एक्ट कब का है, कौन कौन से एक्ट खत्म हुए, लागू कब हुए, नियम क्या है, किस प्रकार का, ये सब चीजें आपको देखनी है। चलिए आज के लिए काफी है। जय हिंद, जय भारत।